हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए लेक्चर में, जहां पर हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 कवर करने वाले हैं फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस टॉपिक से हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और ये टॉपिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि जितनी भी हमारी वीडियोस की अपडेट हैं या फिर वीडियोस की पीडीएफ फाइल है वो हम यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए दोस्तों, हमने अपने पिछले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथिएस्ट एंड बल्किएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ मिक्सचर ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटेरियनिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो हमने किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से, किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं, लेकिन हमने उनको मॉडिफाई किया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री। वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या होती है आने वाली स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं अगेन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी की। देखिए, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है कि हमारे देश में जो जुडिशरी है वो ऑर्गन स्टेट का जो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करता है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है, तो वो इंडिपेंडेंट है। उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव का या फिर लेजिस्लेचर का इंटरफेरेंस नहीं है। वो अपना काम विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस कर सकता है, विदाउट एनी प्रिविलेज कर सकता है, और उसको किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, होता क्या है कि अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो नेशनल लेवल है वहाँ की अपनी एक जुडिशरी है, फेडरल जुडिशरी है, और स्टेट की अपनी जुडिशरी है। स्टेट की जुडिशरी स्टेट के लॉ इंप्लीमेंट करती है और फेडरल जुडिशरी फेडरल लॉज को इंप्लीमेंट करती है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक सिंगल सेट ऑफ कोर्ट है, जहाँ पर टॉप में कौन सी है? टॉप में है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे क्या है? हाई कोर्ट हर एक स्टेट में, और उनके नीचे क्या है? आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये तीनों ही कोर्ट, तीनों ही लेवल ऑफ कोर्ट सेंट्रल लॉ भी अप्लाई करती हैं और स्टेट लॉ को भी इन्फोर्स करती हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी इसलिए है क्योंकि एक सिंगल सेट ऑफ कोर्ट्स दोनों लॉ नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल दोनों को अप्लाई करता है। तो हमारे यहाँ पर एक यूनिक सिस्टम है कि वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे कि अगर मान लो आपने कोई नेशनल लॉ वायलेट किया है, ठीक है, जो लॉ इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, अगर आपने उसको वायलेट किया है तो भी आपके खिलाफ हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग हो सकती है। अगर आपने स्टेट लॉ वायलेट किया है, जो स्टेट में आप रहते हैं वहाँ का आपने अगर कोई लॉ वायलेट किया है तो भी आपकी जो प्रोसीडिंग है वो हाई कोर्ट में हो सकती है। तो हाई कोर्ट कैन इन्फोर्स बोथ नेशनल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ। ये है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक और फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जब भी हम किसी देश में गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं तो उनको हम क्लासीफाई करते हैं डिस्कशन के बाद। तो यहाँ पर जो क्लासीफाई का बेसिस है वो ये है कि जो लेजिस्लेचर है एक कंट्री में और जो एग्जीक्यूटिव है उनके बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है। अगर हम इन दोनों की रिलेशनशिप के बेसिस पर गवर्नमेंट्स को क्लासीफाई करें तो हमें मेनली दो टाइप की गवर्नमेंट्स देखने को मिलती हैं। अगर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर शायद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि यूएसए में है। तो यूएसए में जो एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट साहब हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द यूएसए कांग्रेस। तो वहाँ पर हमको सेपरेशन देखने को मिलती है बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? जहाँ पर ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, कि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो लेजिस्लेचर के पार्ट है, लेजिस्लेचर की जो वर्किंग हो रही है वहाँ पर एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके की अगर इंटरडिपेंडेंट हमें देखने को मिलती है चीज़ें, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसा कि इंडिया में तो जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं या फिर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, दे आर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम स्टेट में सीएम की बात करें या डिफरेंट स्टेट मिनिस्टर्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव हैं दे आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, इसलिए हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हमने क्यों अपनी कंट्री के लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी? हमने ये इसलिए चुनी क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है, जैसे सीएम, जैसे पीएम, जैसे हमारे डिफरेंट मिनिस्टर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पॉलिसीज टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर मान लो उन्होंने कोई एक्शन लिया है या फिर उन्होंने कोई पॉलिसी फ्रेम करी है तो उसके लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश होगी कहां पर, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, अगर आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव हैं, और अगर वो स्टेट एग्जीक्यूटिव है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कहां पर स्टेब्लिश होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर जितने भी मिनिस्टर हैं, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं जो गवर्नमेंट बनाती हैं, जो पावर में आती हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। पूरी मिनिस्ट्री एज सच रिस्पॉन्सिबल है अपने पॉलिसीज एंड एक्शन के लिए टू द पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक सरकार हम गिरने की बात सुनते हैं तो वहाँ पर पूरी सरकार एक बार में गिनती है, सारे मिनिस्टर्स अपनी पोस्ट से रिजाइन करते हैं एक साथ, तो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल मिनिस्टर अपनी पॉलिसी एंड एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पूरी पार्टी भी रिस्पॉन्सिबल है, पूरी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ बोथ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप किसी देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे तो वहां पर आप कुछ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव देखेंगे। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि जिनके पास हमें पावर देखने में तो बहुत ज्यादा लगती है लेकिन एक्चुअल में उनके पास पावर नहीं है, जैसे इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, वो वैसे तो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन है, ठीक है, टॉप मोस्ट डिग्निटरी हैं, लेकिन अपनी किसी भी पावर को एक्सरसाइज करने से पहले उनको कैबिनेट या पीएम की एडवाइस लेनी पड़ती है। एंड देयर आर सर्टेन रियल एग्जीक्यूटिव आल्सो जिनके पास सच में पावर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, द मिनिस्टर्स, जो हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, दे आर मेंबर ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। उनकी डबल मेंबरशिप होती है। अब प्रधानमंत्री मोदी एग्जीक्यूटिव भी हैं, पीएम भी हैं, और उसके साथ साथ वो एमपी भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो उनकी डबल मेंबरशिप है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकार वही पॉलिटिकल पार्टी बनाती है जिसकी मेजोरिटी सीट्स आती हैं इन दी लोकसभा। मेजोरिटी सीट्स का मतलब क्या है कि जब इलेक्शन होंगे लोकसभा के तो वहां पर 272 प्लस सीट्स जिस पार्टी की आएंगी वही सरकार बनाएंगी। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर को हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं इन दी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। आगे बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फीचर्स बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। देखिए, हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की खाक छानने के बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ये स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर की थी। वी हैव फॉर्म्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर रैंसैकिंग ऑल दी नॉन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। और हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया है कि वहाँ के प्रोविजंस को कॉपी किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पेस्ट किया, ऐसा हमने नहीं किया है। हमने सभी प्रोविजंस को स्टडी करने के बाद दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको मॉडिफाई करके, अपने देश की कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई करके सुटेबल बना के हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसका जो पॉलिटिकल पार्ट है, जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे बाइकैमरलिज्म, ये सारी चीजें हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली हैं। इसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, इट इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, और तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि भी है। और इसका जो फिलोसफिकल पार्ट है, फिलोसफिकल पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जैसे फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हैं। इसके अलावा डिफरेंट चीजों का इन्फ्लुएंस हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यहाँ से हमने फेडरल स्कीम ली है, ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है वो लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशरी का स्ट्रक्चर लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल लिए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिए हैं। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है जो हमारे कोर्ट्स की, वो ली है। प्रेसिडेंट साहब की इंपीचमेंट किस तरीके से होगी वो हमने यूएसए से कॉपी किया है। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट हमारी यूएसए से मैच करती है। एंड द रिमूवल ऑफ जज एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सारी चीजें हमने यूएसए से ली हैं। ब्रिटेन से हमने पॉलिटिकल पार्ट लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ जो कि एविडाइसी का कंसेप्ट है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम। एंड आयरलैंड से हमने क्या लिया, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन, इलेक्शन किस तरीके से होगा प्रेसिडेंट साहब का, उनका पूरा मेथड। इसके अलावा कनाडा, जापान, फ्रांस तो खासकर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, रशिया जिससे हमने जस्टिस का प्रोविजन लिया है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फ्लुएंस भी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि वी हैव सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हमारे देश में हमने सेकुलरिज्म प्रिंसिपल को फॉलो किया है, हमारा कोई अपना स्टेट रिलीजन नहीं है। ठीक है, हम सभी रिलीजन की इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर इन नेचर है। वी हैव एस्टेब्लिश्ड दिस 3 टियर गवर्नमेंट। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था उस टाइम पर 3 टियर गवर्नमेंट नहीं थी हमारे देश में, 2 टियर गवर्नमेंट थी। लेकिन बाद में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज अ 3rd टियर बनाया, जहाँ पर पंचायत भी आती हैं एंड म्युनिसिपल बॉडीज भी आती हैं। ठीक है, देन वी हैव इमरजेंसी प्रोविजन विच मेक्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्वाइट यूनिक।
देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन है कि अगर मान लो कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचता है या फिर कोई आर्म्ड रिविलियन विद इन द स्टेट होती है या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 352, 356 एंड 360 यूज करके इमरजेंसी लगा सकते हैं, और ये यूनिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन our constitution has the feature of single citizenship, जहां पर सिर्फ हमें एक देश के नाम सुनाई देता है, इंडिया का कोई राज्य का नाम नहीं सुनाई देता है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम हिमाचल के नागरिक हैं, हम हरियाणा के नागरिक हैं, हम कहते हैं कि हम इंडिया के नागरिक हैं। देन वी हैव फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल फॉलो किया, जो कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों ने भी नहीं किया था एट द बिगिनिंग। हमारे देश में फ्रॉम द इंडिपेंडेंस इटसेल्फ 1947 के बाद भले ही वुमेन हो, भले ही मैन हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया अगर उनकी एज 21 साल से ज़्यादा थी, और बाद में इस एज को डिक्रीज करके 61st अमेंडमेंट से 18 साल कर दिया गया। देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव विच अगेन मेक्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्वाइट यूनिक। ठीक है, अब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स डिस्कस कर लिए, अब 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि हम देखें कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद भी है या नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा फीचर हमने लिया है फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, सिंगल सिटीजनशिप या इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हमने कनाडा से लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापान से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कंसेप्ट है वो हमने कहां से लिया है? यूएसए से। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव्स ओनली, इट प्रोवाइड फॉर डबल मेंबरशिप फॉर मिनिस्टर्स, सिस्टम ऑफ मेजोरिटी पार्टी रूल। तो अब आप लोगों को पता है कि प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ना कि रियल एग्जीक्यूटिव ओनली। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, और आपसे नॉट अ फीचर पूछा है तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। तो ये भी है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर भी है, लेकिन सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप है, ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। तो सेकंड नहीं आएगा। अब देखिए सेकंड जिस ऑप्शन में आ रहा है उनको खत्म कर लीजिए, 1 आएगा तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये था हमारा एक और नया लेक्चर जहां पर हमने फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 कवर किया। आई होप कि आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।